कभी सोचा है कि ईरान में चल रही एक लड़ाई का असर सीधा गुजरात के एक छोटे से शहर पर कैसे पड़ सकता है? तेहरान से कोई 2400 किलोमीटर दूर है मोरबी, पर वहां जो कुछ हो रहा है उसकी गूंज मोरबी की हर गली, हर कारखाने में सुनाई दे रही है। मोरबी, जिसे हम भारत का सिरामिक हब भी कहते हैं, आज वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। सोचिए, वहां की करीब 400 फैक्ट्रियों पर ताले लग चुके हैं और 4 लाख मजदूर जो अपने परिवारों का पेट पालने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आए थे, वो अब निराश होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। एक सिरामिक फैक्ट्री, एक चावल मिल और एक रेस्टोरेंट, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? पहली नजर में देखेंगे तो शायद कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन जब आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो पता चलता है कि इन सभी की किस्मत ना एक ही धागे से बंधी हुई है, और वो धागा मिडल ईस्ट में चल रही जंग से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कैसे एक इतनी दूर की लड़ाई यहाँ इतना बड़ा असर डाल रही है? देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी में छिपी है, और वो है हमारी ऊर्जा के लिए आयात पर हद से ज्यादा निर्भरता। ये जो आंकड़े हैं, ये असल में चौंकाने वाले हैं। हम अपने इस्तेमाल का 88% कच्चा तेल, 60% एलपीजी और 45% प्राकृतिक गैस बाहर से मंगाते हैं, और इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। और बस यही वो निर्भरता है जो हमें दुनिया में कहीं भी हो रहे संकट के सामने इतना कमजोर बना देती है। ये समझना भी जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। जमीन से जो कच्चा तेल निकलता है उसे रिफाइनरी में बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, और इसी प्रक्रिया में ये अलग अलग तरह के ईंधन में टूट जाता है। वही ईंधन जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप पर भरी जाने वाली टंकी से नहीं है। ये तो हमारे जीवन का आधार है। 33 करोड़ परिवारों के चूल्हे एलपीजी से जलते हैं, 30 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां पेट्रोल पर दौड़ती हैं, और आसमान में उड़ने वाला हर हवाई जहाज और खेतों में फसल उगाने वाला हर ट्रैक्टर, सब कुछ इसी आयात किए हुए ईंधन पर ही तो निर्भर है। अब सवाल ये उठता है कि एक जंग से पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई कैसे रुक सकती है? इसका जवाब भूगोल में छुपा है, एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते में, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। आप इसे ऐसे समझिए कि ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का सबसे जरूरी पुल है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, और अगर ये पुल जरा सा भी हिलता है ना, तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तो फिर कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता? अफसोस, जो दूसरे ऑप्शन है वो बहुत सीमित और अव्यवहारिक हैं। जो पाइपलाइनें मौजूद हैं उनकी क्षमता जरूरत के मुकाबले बहुत ही कम है, और जमीन के रास्ते तेल ले जाने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच कर देखिए, सिर्फ एक तेल टैंकर का माल ढोने के लिए 1 लाख ट्रकों का काफिला चाहिए होगा। ये तो नामुमकिन है। तो इन सब ग्लोबल और भौगोलिक समीकरणों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए वापस भारत की गलियों में चलते हैं और इस संकट के मानवीय चेहरे को देखते हैं। दिल्ली की मायारानी की कहानी इस संकट की एक छोटी सी लेकिन बहुत दर्दनाक तस्वीर दिखाती है। वो अपनी 6 महीने की बच्ची को गोद में लिए 4 दिनों तक एक गैस सिलेंडर के लिए भटकती रहीं, और हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और देखिए, जहां कमी होती है वहां कालाबाजारी शुरू हो जाती है। जो गैस सिलेंडर 900 रुपए का था वो 5000 रुपए तक में बिकने लगा। ये एक ऐसी कीमत है जो एक दिहाड़ी मजदूर की शायद महीने भर की कमाई से भी ज्यादा है। इस संकट का असर हर जगह दिखा। अयोध्या के एक गांव के स्कूल में रसोई गैस खत्म हो गई। नतीजा, 1 हफ्ते तक मिड डे मील नहीं बन पाया। बच्चों को सिर्फ बिस्किट देकर घर भेजना पड़ा। ये आग सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं रही, इसने तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया। सूरत की कपड़ा मिलों से लेकर आसमान में उड़ते हवाई जहाजों तक, हर सेक्टर पर इसका असर पड़ा। 5 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, और हवाई यात्रा करना तो जैसे एक सपना बन गया। तो इस चौतरफा संकट से निपटने के लिए सरकार ने आखिर क्या कदम उठाए? सरकार का जो रिएक्शन था वो भी समय के साथ बदला। शुरू में आश्वासन दिए गए, लेकिन जब स्थिति की गंभीरता समझ आई तो ठोस कदम उठाए गए। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत हमारे तेल टैंकरों की सुरक्षा को पक्का किया, और आखिर में कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक कदम उठाते हुए सीधे ईरान से ही तेल खरीद लिया गया। सरकार ने एक 2 तरफा रणनीति अपनाई।
एक तो फौरी राहत के लिए दुनिया के दूसरे देशों से ईंधन खरीदा गया और घरेलू उत्पादन को भी तेजी से बढ़ाया गया। लेकिन जो असली समाधान है वो भविष्य में है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर एनर्जी और पाइप्ड गैस जैसे विकल्पों को अपनाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को हमेशा के लिए मजबूत करना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? मान लीजिए अगर युद्ध विराम हो भी जाए तो क्या हालात तुरंत सुधर जाएंगे? जवाब है शायद नहीं। देखिए, एक सीज फायर सिर्फ लड़ाई का अंत होता है, संकट का नहीं। ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, ये एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह है। इसे फिर से ठीक से चलाने में टाइम लगता है। एलपीजी की सप्लाई सामान्य होने में हफ्तों लग सकते हैं और जेट ईंधन जैसे उत्पादों के लिए तो शायद महीनों। और फिर एक छिपा हुआ खर्च भी है जिसे कहते हैं वॉर रिस्क इंश्योरेंस। ये एक एक्स्ट्रा बीमा है जो जहाज़ों को लड़ाई वाले इलाकों से गुजरने के लिए खरीदना पड़ता है। अब भले ही गोलियां चलना बंद हो जाएं, लेकिन बीमा कंपनियां जोखिम का प्रीमियम कम करने में समय लगाती हैं, जिसकी वजह से कीमतें ऊंची ही बनी रहती हैं। और ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक आर्थिक चक्र बना देता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने से रुपया कमज़ोर होता है, और कमज़ोर रुपए का मतलब है कि उसी तेल को खरीदने के लिए हमें और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिससे महंगाई और बढ़ जाती है। तो अगली बार जब घर में गैस का चूल्हा जले या गाड़ी में पेट्रोल भरा जाए, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि हम सब एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा हैं। और अब हम शायद बेहतर समझ सकते हैं कि जब मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी सुलगती है, तो उसकी आंच हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे घरों तक क्यों और कैसे पहुंचती है।